दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक हाल ही में रिलीज हुई जबरदस्त तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 9.2 और ये इस बात का प्रमाण है कि लोग इसको कितना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें मधु और समीर नाम के एक कपल को दिखाया जाता है, जो आपस में वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी कॉल के दौरान समीर मधु से कुछ सवाल पूछने लगता है, जबकि मधु उन सवालों का कोई जवाब नहीं देती। फिर देखते ही देखते बात इतनी बढ़ जाती है कि वीडियो कॉल में ही समीर के सामने मधु खुद की जान ले लेती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां हमें विक्रांत नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो इस वक्त IPS की ट्रेनिंग ले रहा होता है। इसी ट्रेनिंग के बीच विक्रांत की शूटिंग स्किल्स को देखकर उसका सीनियर उसे सजेस्ट करता है कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अगर तुम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल अच्छे निशाने वाले ऑफिसर्स नहीं मिलते। लेकिन विक्रांत अपने सीनियर को ये कहते हुए अपना इरादा साफ कर देता है कि मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा वेपन इंसानी दिमाग है, इसलिए अगर उसको ठीक से इस्तेमाल करना सीख लिया जाए तो इन मटेरियलिस्टिक हथियारों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं बनना चाहता, बल्कि अपने दिमाग को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता हूँ। खैर, कुछ हफ्तों बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर विक्रांत अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और इसी बीच एक दिन जब वो ट्रैफिक कांस्टेबल से बात करते करते रोड क्रॉस करने लगता है, तभी एक लड़की की कार उससे अचानक टकराते टकराते बच जाती है। ये देखकर अब विक्रांत उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैडम, आपने स्टॉप लाइन क्रॉस किया है। कार में बैठी हुई लड़की का नाम होता है आरती, जो उससे कहती है कि सर, आपको गलत फहमी हुई है। असल में रेड लाइट होने से पहले ऑरेंज लाइट होनी चाहिए, लेकिन आपके सिग्नल में तो ऑरेंज लाइट है ही नहीं, सीधा ग्रीन से एकदम रेड हो गई, इसलिए मुझे एकदम से ब्रेक लगाना पड़ा। अब ये चीज विक्रांत जब अपने ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से कंफर्म करता है तो उसे पता चलता है कि सच में सिग्नल लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए अब विक्रांत आरती को सॉरी बोलकर वहां से जाने देता है। लेकिन तभी वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर विक्रांत से कहता है कि अरे सर, उस लड़की को कितना घमंड है, देखा आपने? तो विक्रांत कहता है कि नहीं, इसे घमंड नहीं, इन्फॉर्मेशन और पेशेंस कहते हैं। अगर ये दोनों चीज किसी के पास हो तो वो किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं कर सकता और बड़े से बड़े खतरे से बाहर निकल सकता है। वो कहता है कि उस लड़की के पास इन्फॉर्मेशन या कहें नॉलेज थी कि सिग्नल्स काम कैसे करते हैं। दूसरा, उसके पास पेशेंस था, जो उसने अपनी बात तरीके से रखी, वरना वो सिग्नल खराब होने के लिए उल्टा हमें ही दोषी ठहरा सकती थी। पर उसका काम था फिलहाल यहाँ से निकलना, तो उसने बहुत ही चालाकी से सिचुएशन को हैंडल किया और आखिर में यहाँ से चली गई। खैर, दूसरे सीन में हमें गिरी नाम के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसके पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए विक्रांत को भेजा जाता है। अब हालांकि इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद विक्रांत की पोस्ट गिरी से ऊपर ही होने वाली थी, लेकिन फिलहाल विक्रांत को गिरी के अंडर ही काम करना था। इसलिए गिरी उससे कहता है कि सर, आप बहुत ही खुश नसीब हो कि आप मेरे अंडर में काम कर रहे हो। मैं अपने लोगों के साथ दोस्तों की तरह रहता हूँ और सभी को कहता हूँ कि टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। लेकिन विक्रांत उसे अपनी सीरियसनेस दिखाते हुए फिलहाल चल रहे केसेस के बारे में पूछता है, ताकि वो आज से ही अपने काम को शुरू कर सके। अब उसकी गंभीरता को देखते हुए गिरी सीधा काम की बात करने लगता है। वो कहता है कि फिलहाल हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस को डील कर रहे हैं। आपने न्यूज में उन मॉस रॉबरी केसेस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें चोरों का एक गैंग किसी रैंडम घर को टारगेट बनाकर उस घर में घुसते हैं और वहां सभी लोगों को मारकर सिर्फ सोने को ही चुराते हैं। तो ऐसा ही एक केस कल रात फिर से हमारे सामने आया है और इस तरह अब गिरी विक्रांत को लेकर उस क्राइम स्पॉट पर जाता है। अब यहाँ पहुंचकर विक्रांत अपने तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है और साथ ही वो अपने एस्पेक्ट से उन सबूतों को ढूंढने की कोशिश करता है। इसी बीच मीडिया वाले गिरी के पास आकर काफी सवाल करते हैं, लेकिन वो मीडिया वालों को कोई ढंग का जवाब नहीं देता। बस इतना ही कहता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, जो भी सामने आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। उसी वक्त विक्रांत को क्राइम स्पॉट पर एक सिगरेट और एक साइकिल टायर का स्पोक मिलता है। ये देखकर गिरी उससे कहता है कि सर, ये जरूरी नहीं है कि क्राइम स्पॉट पर जो भी चीजें मिले वो सबूत ही हो, क्योंकि अक्सर कई फालतू चीजें भी सबूत जैसी लगती हैं। तो ये सुनकर विक्रांत कहता है कि क्राइम स्पॉट पर जो भी चीज मिलती है वो एक सबूत की तरह ही देखी जाती है, भले ही वो कोई फालतू चीज ही क्यों ना हो। इसलिए अब ये तो फॉरेंसिक वाले ही बताएंगे कि ये सबूत है या नहीं। फिर गिरी कहता है कि अरे सर, अभी आप नए नए हो और वैसे भी इस केस का ज्यादा लोड मत लो, क्योंकि शाम को हमें एक ऑफिशियल प्रोग्राम में जाना है,
जहां हमें वीआईपीज को सुरक्षा देनी है। इस तरह अब उसी रात विक्रांत और काफी सारे पुलिस वाले उस प्रोग्राम में शामिल होते हैं उन वीआईपीज को प्रोटेक्शन देने के लिए। और इस प्रोग्राम का चीफ गेस्ट होता है एक बहुत ही बड़ा जज, जिसको विक्रांत रिसीव करने जाता है। अब इत्तेफाक से इसी प्रोग्राम में वो आरती अपना डांस परफॉर्म करती है, जिसे इस तरह देखकर विक्रांत उसे दिल ही दिल में चाहने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि डांस करते समय आरती का सोने का नेकलेस अचानक से नीचे गिर जाता है, जिसके बारे में आरती को पता नहीं चलता। इसलिए अब विक्रांत उस हार को लेकर आरती को देता है और आरती भी उसे पहचान जाती है और हार के लिए थैंक यू बोलती है। इसके बाद जब विक्रांत वहाँ से जा रहा होता है, तभी अचानक उसकी टक्कर उस मधु नाम की लड़की से होती है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसने खुद को वीडियो कॉल के दौरान मार लिया था। फिर सीन यहाँ से वापस प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, यानी ठीक उस मोमेंट पर जब मधु अपनी जान ले रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि समीर मधु को बचाने के लिए फौरन घर के लिए निकलता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसे देर हो जाती है और मधु की जान चली जाती है। इस सब के बाद सीन वापस विक्रांत पर आता है, जिसको प्रोविजन पीरियड खत्म होने के बाद फाइनली हैदराबाद में पोस्ट कर दिया जाता है। विक्रांत की माँ ये सुनते ही बहुत खुश होती है कि फाइनली उसने अपने गोल को अचीव कर ही लिया। यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि विक्रांत की माँ असल में एक साइकेट्रिस्ट है, जबकि विक्रांत का फादर अब इस दुनिया में नहीं होता। दूसरे दिन अब शॉकिंगली विक्रांत उसी ऑफिसर गिरी के पास आता है और यहाँ हम देखते हैं कि कल तक विक्रांत इस गिरी के नीचे काम कर रहा था और आज ये गिरी विक्रांत के नीचे काम करने वाला है। अब विक्रांत पुलिस स्टेशन आते ही अपनी गन को लॉकर में रख देता है, तो ये देखकर गिरी उससे इसकी वजह पूछता है, जिस पर विक्रांत उससे कहता है कि मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि मुझे इस गन का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन फिलहाल मुझे ये बताओ कि वो रॉबरी का केस कहाँ तक पहुँचा। तो गिरी कहता है कि सर, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। तो विक्रांत कहता है कि सारे सबूत फालतू समझकर छोड़ दोगे तो कहाँ से मिलेगा। चलो अब हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, इसलिए आसपास जिस जिस आदमी का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो सारे लोग कल थाने में होने चाहिए। जिस पर गिरी कहता है कि सर, अगर ऐसा ही है तो फिर हाल ही के एमएलए को भी यहाँ बुलाना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये सुनकर विक्रांत कहता है तो क्या हुआ, उनको भी बुलाओ, कानून सभी के लिए एक जैसा है। खैर, अब इसके बाद दूसरे दिन वो एमएलए अपने आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन आता है, जहां हम देखते हैं कि एमएलए के सपोर्टर्स इस बात से बहुत नाराज होते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर ने एमएलए को थाने में बुलाया है। इसलिए कुछ लोग विक्रांत को देखते ही उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 1 मिनट के अंदर अंदर वो समझ जाते हैं कि विक्रांत कोई चापलूस नहीं है और उसके सामने उनकी दाल नहीं गलने वाली। फिर आखिर में विक्रांत उस एमएलए से कहता है कि मैंने बाकी लोगों की तरह ही आपको पूछताछ के लिए बुलाया है, मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की है, सिर्फ अपना प्रोटोकॉल फॉलो किया है। इसलिए अगर आप भी मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे तो मैं खुद आपके साथ कोऑपरेट करूंगा। इसलिए अच्छा होगा कि अगर आप अपने आदमियों को हद में रहने को कहें। इसके बाद जब विक्रांत वापस अपने घर आता है तो उसकी माँ उसी समीर नाम के लड़के को फोन के जरिए काउंसलिंग दे रही होती है। इस बीच वो विक्रांत को समीर का केस समझाती है और फिर हमें पता चलता है कि समीर और मधु हस्बैंड और वाइफ नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। समीर पेशे से एक एथिकल हैकर है जो फिलहाल कोई काम नहीं कर रहा। उसकी माँ बताती है कि समीर ने मधु को एक छोटा सा लिंक भेजकर उसका फोन हैक किया था और इसी बीच समीर को यह पता चला कि मधु को कुछ अननोन नंबर से व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं। इसलिए समीर बार बार मधु से इन्हीं मैसेजेस के बारे में पूछने लगा, तो मधु ने इसका ठीक से कोई जवाब नहीं दिया और जब इस चीज को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ गया तो मधु ने गुस्से में अपनी जान ले ली, जिसका जिम्मेदार आज समीर खुद को मानता है और उसे लगता है कि उसकी वजह से मधु ने अपनी जान ले ली और इसी डिप्रेशन में फिलहाल वो कोई भी काम नहीं कर पा रहा। इसी बीच वो विक्रांत को बताती है कि उसने मुझे एक दिन ये भी कहा था कि मधु की मौत का जिम्मेदार मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि इसके पीछे कोई और वजह भी है, लेकिन वो वजह क्या है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि सिर्फ मैसेजेस की बात पर वो अपनी जान नहीं लेगी। ये सुनकर अब विक्रांत अपनी माँ से कहता है कि कल उसको बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो इस तरह अब दूसरे दिन विक्रांत की माँ समीर को अपने क्लिनिक पर बुलाती है और उसका इंट्रोडक्शन विक्रांत से करवाती है, जिसके बाद विक्रांत समीर को समझाते हुए कहता है कि देखो, जो बीत गया हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला कल है हम उसे जरूर बदल सकते हैं। और आखिर तुम एक एथिकल हैकर हो, इसलिए तुम्हारा फ्यूचर अच्छा है और अब तुम्हें मेरे हिसाब से
काउंसलिंग की नहीं बल्कि काम की जरूरत है। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरी टीम में शामिल हो जाओ। काम में बिजी रहोगे तो डिप्रेशन से भी दूर रहोगे। इस तरह अब समीर भी काम के लिए हाँ कह देता है, जिसके बाद विक्रांत समीर को अपने पुलिस स्टेशन लाकर उसे अपने टीम मेंबर्स से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब समीर के वहाँ आने से गिरी ये कहता है कि आखिर तुम हमारी क्या ही मदद कर पाओगे, जिस पर समीर फौरन अपने हैकिंग स्किल्स से गिरी का सारा कच्चा चिट्ठा बताने लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले आप कौन सा शो देख रहे थे और आपने पिछले 5 मिनट में क्या क्या सर्च किया और आपने कितने बजे किसको क्या क्या मैसेज किया। ये देखकर अब विक्रांत भी इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो समीर को कुछ क्रिमिनल्स के नाम बताकर उनका फोन नंबर और लोकेशन ट्रैक करने के लिए बोलता है, जिसके बाद समीर अपने काम पर लग जाता है और फिर जो भी चीज इसको नजर आती है या पता चलती है वो सारी चीजें ये साथ के साथ विक्रांत को अपडेट करता रहता है, जैसे कौन सा क्रिमिनल कहाँ पर था, उसने किससे मुलाकात की और दोनों में क्या क्या डीलिंग्स हुई। खैर, अब इसी बीच एक दिन विक्रांत विद्या नाम की एक लड़की से मिलने एक कैफे आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि विद्या को रिसेंटली सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब ऑफर हुई थी, जिसके चलते विक्रांत उसको एक अच्छा सा गिफ्ट देता है। असल में बात यह है कि एक्चुअली विद्या विक्रांत को शुरू से पसंद करती थी और उसने विक्रांत को प्रपोज भी किया था, लेकिन विक्रांत ने विद्या को हमेशा एक दोस्त की तरह ही माना था और आज ये दोनों उसी दोस्ती के चलते एक दूसरे से मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि विद्या आज अपने मंगेतर को भी वहाँ बुलाकर विक्रांत से उसको इंट्रोड्यूस करवाती है और तभी अचानक विक्रांत को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी जगह पर एक आदमी की लाश पाई गई है, जिसे सुनते ही विक्रांत फौरन वहां के लिए निकल जाता है। उधर मीडिया वालों का कहना यह है कि इस आदमी को एमएलए ने मारा होगा, क्योंकि उस आदमी का एमएलए के साथ किसी तरह का झगड़ा ऑलरेडी चल रहा था और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। खैर, अब विक्रांत क्राइम स्पॉट पहुंचकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और जैसे ही मीडिया वाले यहाँ आते हैं तो वो उनसे कहता है कि एमएलए का और इस मरे हुए आदमी के कत्ल का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। हालांकि ये बात सच है कि एमएलए और उसके आदमी इस रास्ते से गुजरे थे, लेकिन उन्होंने इस आदमी को नहीं मारा। इसके बाद विक्रांत पुलिस स्टेशन आकर अपनी टीम को इकट्ठा करता है और केस की डिटेल्स बताने लगता है। और असल में समीर पहले से ही उस एमएलए को ट्रैक कर रहा था, क्योंकि शुरू में विक्रांत ने जिन जिन लोगों के नाम समीर को ट्रैक करने के लिए दिए थे उनमें से एक नाम एमएलए का भी था। इसलिए समीर के कहने पर विक्रांत ने श्योर होकर मीडिया को ये बता दिया था कि एमएलए ने उस आदमी का कत्ल नहीं किया। अब विक्रांत अपनी टीम को बताता है कि ये मर्डर उस रॉबरी गैंग ने ही किया है और उन लोगों ने साइकिल के स्पॉक से अपना हथियार बनाकर उस आदमी को मारा है, क्योंकि ये लोग स्पॉक की छोटी सी रॉड पर जहर लगाकर अपने विक्टिम्स पर अटैक करते हैं और फिर जब ये जहर सामने वाले की बॉडी में घुल जाता है तो वो आदमी हार्ट अटैक से मारा जाता है और जिसके बाद ये लोग घर का सारा सोना चुरा ले जाते हैं। वो आगे बताता है कि फॉरेंसिक वालों का ये भी कहना है कि ऐसा जहर खुले बाजार में नहीं मिलता, बल्कि ये जंगलों में ही पाया जाता है और वो भी एक खास पेड़ के लिक्विड से बनाया जाता है। आगे वो एक्सप्लेन करता है कि मुझे क्राइम स्पॉट पर एक सिगरेट भी मिली है और ऐसी सिगरेट बीड़ी सिर्फ उड़ीसा में ही मिलती है, इसलिए पॉसिबल है कि रॉबरी करने वाले उड़ीसा से आए हों। इसके बाद वो आखिर में एक पैटर्न को भी एक्सप्लेन करता है और बताता है कि ये रॉबरीज हर महीने की एक खास तारीख को होती हैं, लेकिन वो तारीख हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलती हैं, यानी ये चोरियां असल में अमावस्या की रात को होती हैं। ये सब जानकर अब गिरी पूछता है, लेकिन सर रिसेंटली जो आदमी मरा उसके घर में तो कोई चोरी हुई ही नहीं। तो विक्रांत कहता है कि हाँ, मरा हुआ आदमी एक पॉलिटिशियन था और उसके पास गन थी, इसलिए शायद चोरों ने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की होगी, जिस वजह से वो उस पर हमला करके बिना चोरी किए ही भाग गए। इसलिए अब पॉसिबली आने वाली अमावस्या के दिन ये लोग एक और चोरी जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इन्हें पकड़ना होगा। इसके बाद विक्रांत कुछ लोगों को बुलाता है जो पहले चोरी का काम किया करते थे, इसलिए वो उनसे पूछता है कि चोरी का सोना तुम लोग कहाँ बेचते थे और आजकल के चोर अब भी वही बेचते हैं या उनकी जगह बदल गई है। तो इस तरह उसे एक सेठ का नाम पता चलता है, जिसके बाद विक्रांत फौरन अपनी टीम के साथ उसके घर पहुंच जाता है, जहां वो सेठ सारा सोना पुलिस वालों के सामने रख देता है। इसके बाद वो आदमी पूछताछ के दौरान बताता है, सर वो लोग पता नहीं कब आते हैं, लेकिन हमेशा मास्क पहनकर आते हैं और जो भी सोने का माल चुराया वो मेरे घर में रख जाते थे, यानी उनका एक टारगेट होता है और टारगेट खत्म होने के बाद ये लोग मुझे कुछ हिस्सा भी देने का वादा करते थे। तो इस तरह से ये सेठ विक्रांत को सब सच सच बता देता है। इसके बाद पुलिस वाले इस सारे सोने को पब्लिक को लौटा देते हैं। फिर गिरी विक्रांत के पास आकर कहता है कि सर अब हमारे पास सिर्फ एक ही गहना बचा है,
जिसको अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है और ना ही उसकी कोई कंप्लेंट हमें मिली है। और जब विक्रांत इस गहने को देखता है तो वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि ये गहना असल में आरती का था। यानी उस दिन डांस परफॉर्मेंस के वक्त जो हार नीचे गिरा था ये वही हार होता है। इसलिए अब विक्रांत और गिरी फौरन आरती के घर पर जाकर उसके पिता रामकृष्णा से इस गहने के बारे में पूछते हैं कि क्या ये गहना आपकी बेटी का है। लेकिन रामकृष्णा मना कर देता है कि नहीं, ये हमारा गहना नहीं है और हमारे घर में कोई चोरी नहीं हुई। अब विक्रांत दोनों की शक्ल देखकर समझ जाता है कि ये बाप बेटी जरूर कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो वहाँ से निकल जाता है। पर फिर शॉकिंगली उसी रात रामकृष्णा विक्रांत के घर आता है और उससे कहता है कि सर, वो हार असल में मेरी बेटी का ही है। जिस पर विक्रांत कहता है कि मुझे पता है सर, लेकिन आपने ये बात क्यों छुपाई। तो अब रामकृष्णा जो हुआ वो सब विक्रांत को बताने लगता है और सीन यहाँ से थोड़ा फ्लैशबैक में चला जाता है। रामकृष्णा की छोटी सी फैमिली होती है जिसमें है रामकृष्णा, उसकी बीवी कुसुम और बेटी आरती। रामकृष्णा एक गवर्नमेंट कर्मचारी होता है और उसकी बीवी एक क्लासिकल डांस टीचर होती है, जबकि आरती एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। फिर एक दिन रामकृष्णा आरती को एक लड़के की फोटो दिखाकर शादी की बात करने लगता है, जिस पर आरती उससे कहती है कि पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी और वैसे भी मैं तभी शादी करूंगी जब कोई लड़का आप जैसा मिलेगा। जैसे आप मॉम से प्यार करते हो, उनकी केयरिंग करते हो, ठीक वैसा प्यार करने वाला लड़का अगर मुझे मिल जाए तो मैं शादी के लिए राजी हूँ। एक रात आरती डिनर करके अपने कमरे में जाती है क्योंकि उसे कुछ जरूरी मीटिंग अटेंड करनी होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो चोर अपने चेहरे पर मास्क पहनकर पहले आरती के घर में घुसते हैं और फिर रामकृष्णा के हाथ पैर बांधकर उसकी बीवी के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद अचानक वो लोग वहाँ से कहीं चले जाते हैं। लेकिन इस बीच जैसे ही आरती पानी पीने के लिए नीचे आती है तो वो अपने पिता को घायल देखकर फौरन उन्हें बचाने की कोशिश करती है, पर इतने में वो लोग वापस आ जाते हैं और एक के बाद एक सारे लोग आरती के साथ गलत काम करते हैं और वो इस काम की वीडियो भी बनाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। रामकृष्णा यही चीज प्रेजेंट में विक्रांत को बताता है कि उस रात की घटना के बाद मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि आरती की इस हालत को देखकर कुसुम ने भी खुद की जान ले ली। रामकृष्णा कहता है कि यही बात थी जिसके कारण कभी मैंने इस चीज की कंप्लेंट पुलिस से नहीं की, ताकि मेरी बेटी भी कहीं मेरी बीवी की तरह खुद के साथ कुछ गलत ना कर ले। दूसरे दिन विक्रांत अपनी माँ को लेकर आरती के घर पर जाता है, जहाँ विक्रांत की माँ आरती को काउंसलिंग देते हुए उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती है। ये सब होने के बाद विक्रांत आरती से पूछता है, क्या तुमने उन लोगों का चेहरा देखा था या तुमने कुछ नोटिस किया था? तो आरती यही कहती है कि उन लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क पहने थे और उन्होंने मेरे साथ एक के बाद एक जबरदस्ती की, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई और जब मैं होश में आई तो वहाँ से एक आदमी जा ही रहा था, इसलिए गुस्से में मैंने एक बोतल लेकर उसके सिर पर अटैक कर दिया, जिसके बाद वो गुस्से में आकर मेरे पेट पर जोरदार लात मारकर वहाँ से चला गया। इसलिए मैं कंफर्म हूँ कि उस आदमी के चेहरे पर उस बोतल के जख्म जरूर हुए होंगे। इसके बाद विक्रांत समीर से कहता है कि रामकृष्णा के घर के पास जो कैमरे मौजूद हैं, उन सभी फुटेजेस को अच्छे से चेक करो। तो इस तरह इन लोगों को आरती के घर के पास वाली दूसरी गली में एक छोटी सी वैन नजर आती है जो काफी देर से वहाँ खड़ी थी, लेकिन फिर लगभग 1 या 1.5 घंटे बाद वो मास्क वाले आदमी इस गाड़ी के पास आते हैं और इसमें बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद जब समीर उस व्हीकल का नंबर ट्रेस करता है तो उसे पता चलता है कि वो नंबर प्लेट फेक है। तभी विक्रांत के दिमाग में एक बात खनकती है कि ये गाड़ी जरूर हाईवे से गुजरी होगी, क्योंकि वहाँ से कोई दूसरा रास्ता जाता ही नहीं और ऊपर से इस गाड़ी पर फास्टैग लगा हुआ है, इसलिए हम फास्टैग की डिटेल्स के जरिए उस गाड़ी का असली नंबर पता कर सकते हैं। इसलिए अब वो गिरी से कहता है कि हर टोल गेट पर हमारे आदमी लगा दो और हर आते जाते व्हीकल का फास्टैग के जरिए असली नंबर पता करने की कोशिश करो। तो अब इसी जांच के दौरान एक टोल गेट से एक कार गुजरती है, जहां विक्रांत आसपास ही मौजूद होने की वजह से पहले उस कार को ढूंढता है और फिर उस पर जीपीएस ट्रैकर चिपका देता है। इसके बाद विक्रांत और उसकी टीम फौरन उस गाड़ी को फॉलो करते हैं और इस ग्रुप में वो आदमी भी होता है जिसके चेहरे पर जख्म था, यानी जिस पर आरती ने हमला किया था। इसके बाद विक्रांत एक एक करके सभी को पकड़कर खूब मारता पीटता है। फिर दूसरे दिन विक्रांत हॉस्पिटल आता है, क्योंकि वो सारे चोर हॉस्पिटल में ही एडमिट हुए होते हैं और अब पूछताछ करने पर ये चोर विक्रांत को कुछ बातें बताने लगते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि ये चोर असल में एक कबीले के लोग होते हैं और इनका प्लान होता है कि ये लोग अमावस्या की रात को घरों में जाकर सिर्फ सोना चुराते हैं और फिर उस सोने से अपने भगवान की मूर्ति बनाते हैं। लेकिन अगर इस काम में कोई उनके बीच में आता है तो ये लोग उसे मार देते हैं, लेकिन इनकी नजर में ये मर्डर नहीं बल्कि बलि होती है। लेकिन अब विक्रांत उनसे पूछता है कि अगर तुम ऐसा कल्ट फॉलो करते हो तो आखिर तुमने आरती के साथ जबरदस्ती क्यों की? तो यहाँ ये सभी चोर कहते हैं कि ये आरती कौन है और हमने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की है,
क्योंकि हम लोग जब उस रात उस घर में गए थे तो वहाँ वो आदमी और औरत पहले से बेहोश पड़े थे, इसलिए हमने सिर्फ वो हार चुराया और वहाँ से निकलने लगे। लेकिन जब हम निकल रहे थे तभी एक लड़की आई और उसने हमारे आदमी पर हमला कर दिया, जिसके बाद हम लोग वहाँ से भाग आए। अब ये सुनते ही विक्रांत पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसको अब समझ में आ जाता है कि इन चोरों का पैटर्न असल में किसी ने कॉपी किया है और इन्हीं ने आरती के साथ गलत काम भी किया है। अब उसी वक्त टीवी में आरती की न्यूज चलने लगती है, यानी कुछ रिपोर्टर्स आरती के घर जाकर न्यूज कवर करने लगते हैं कि इसी घर में आरती नाम की एक लड़की का चोरों ने फिजिकल असॉल्ट किया। अब ये खबर लीक होते ही विक्रांत के होश उड़ जाते हैं और फिर वो सीधा गिरी को फोन करके पूछता है कि आखिर ये खबर बाहर कैसे निकली। तो गिरी कहता है कि सर, जिन लोगों ने आरती के साथ गलत काम किया उन लोगों ने पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर कर दिया और ये चीज पता चलते ही मीडिया ने अपनी कवरेज शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद जब विक्रांत पुलिस स्टेशन जाता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये सारे के सारे महज टीनेज बच्चे होते हैं, यानी इन बच्चों ने ही उस जुर्म को कबूल किया होता है। लेकिन विक्रांत इन लड़कों को देखते ही समझ जाता है कि ये काम इनका नहीं है बल्कि इनके पीछे कोई और है। फिर दूसरे दिन टीवी पर एक शॉकिंग न्यूज चलने लगती है कि विक्रांत ने उन सारे लड़कों को एनकाउंटर करके मार दिया है, जिसके बाद विभागीय कमेटी विक्रांत को अपने पास बुलाकर बहुत डांटती है कि वो सारे लड़के माइनर्स थे और फिर भी तुमने उन सारे लड़कों का एनकाउंटर कर दिया, वो भी तब जब उन्होंने सरेंडर कर दिया था। क्या यही सीखा तुमने अपनी ट्रेनिंग में? तो विक्रांत कहता है कि उन लड़कों का एनकाउंटर तो हुआ है लेकिन वो एनकाउंटर मैंने नहीं किया, और इस तरह से वो कमेटी को कुछ बताता है, जिसके साथ सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब वो सारे लड़के पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर हो गए थे तो विक्रांत उसी रात इन सारे बच्चों को अपने फार्म हाउस पर लेकर आया था। इसके बाद वो उन लड़कों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता है कि मैं जानता हूँ कि वो क्राइम तुम लोगों ने नहीं किया है, इसलिए मुझे बताओ कि इसके पीछे कौन है, वरना तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा और फिर सुकून से नहीं जी पाओगे। तो इस बीच एक लड़का उसे बताता है कि सर, इसके पीछे शकील भाई का हाथ है। अब इन लड़कों की बातों से पता चलता है कि असल में ये लड़के मार्केट में लेबर की तरह काम करते थे। और इसी बीच एक दिन शकील का एक आदमी इन लड़कों के पास आकर कहता है कि मेरे पास एक डील है। वो कहता है कि पुलिस स्टेशन में एक लड़की का केस चल रहा है जिसमें उसके साथ गलत काम किया गया था, इसलिए अगर तुम लोग उस केस में जाकर सरेंडर हो जाओगे तो 1 साल में हम लोग तुम्हें बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अभी तुम बच्चे हो, और फिर जब तुम लोग बाहर आ जाओगे तो इसके बदले में इस मार्केट की एक एक दुकान तुम्हारे नाम हो जाएगी। तो इस तरह अब पैसों के लालच में ये लड़के इस डील के लिए ओके कह देते हैं और आखिर में पुलिस स्टेशन में आकर सरेंडर हो जाते हैं। अब ये पता चलते ही विक्रांत और गिरी मार्केट जाकर उस शकील के बारे में इंक्वायरी करने लगते हैं और फाइनली विक्रांत को शकील का वही आदमी मिल जाता है जिसने बच्चों के साथ डील की थी, और इसके बाद वो उसको पकड़कर बहुत मारता है और उससे शकील के बारे में पूछता है। फिर वो आदमी विक्रांत को शकील के ठिकाने पर ले जाता है, लेकिन जब तक कोई आकर पहले ही उस शकील को मार चुका होता है। और ठीक उसी वक्त विक्रांत का एक आदमी विक्रांत को फोन करके कहता है कि सर, यहाँ फार्म हाउस पर कोई आया है, और इतने में वो फोन कट हो जाता है। इसके बाद जब विक्रांत अपने फार्म हाउस जाता है तो तब तक कोई उन सभी लड़कों को मार चुका होता है, जिसे देखकर अब विक्रांत के होश उड़ जाते हैं। इस तरह अब प्रेजेंट डे पर विक्रांत यही सारी बातें कमेटी मेंबर्स को बताता है, लेकिन कमेटी मेंबर्स विक्रांत की बातों पर यकीन नहीं करते और उल्टा उससे कहते हैं कि अगर आपने एनकाउंटर नहीं किया तो क्या आपकी आत्मा ने एनकाउंटर किया है। इस तरह वो उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवा देते हैं। अब इनकी बातें सुनने के बाद विक्रांत को अपने फोन पर शक होने लगता है कि कहीं इसका फोन कोई ट्रैक तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो भी कर रहा है वो सब पहले से सामने वाले को पता है। इसलिए अब ये अपना और गिरी का फोन समीर को लाकर दिखाता है, जिसके बाद समीर पहले तो कहता है कि नहीं सर, आपके फोन्स ठीक हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा रुककर कहता है कि जी सर, आपका शक सही था, आप दोनों के फोन्स को हैक किया गया है और यहाँ तक कि आपके फोन का कैमरा तक वो बंदा एक्सेस कर सकता है, लेकिन अभी मैंने वो माइक म्यूट कर दिया है ताकि उसको लगे कि मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने म्यूट करने से पहले ये बोला कि आपका फोन ठीक है। तो ये सुनकर विक्रांत कहता है कि ठीक है समीर, अब तुम इन दोनों फोन्स को कुछ मत करो, बस माइक पहले की तरह ऑन कर दो, क्योंकि अब यहाँ से असली खेल शुरू होगा, जिसमें ऑडियो कुछ होगा और विजुअल कुछ। इसके बाद विक्रांत और उसकी माँ आरती और रामकृष्णा से मिलने उसके घर पर आते हैं और फिर साथ में डिनर वगैरह करके विक्रांत की माँ आरती को थोड़ा काउंसलिंग भी देती है, क्योंकि वो अभी भी दुखी होती है। फिर उन दोनों के जाने के बाद आरती विक्रांत की फोटो लेकर बहुत रोती है, जिसके बाद हमें ये बात पता चलती है कि कुछ दिन पहले रामकृष्णा ने एक फोटो आरती को दिखाई थी और वो फोटो विक्रांत की ही थी, लेकिन फोटो देखने के बाद ही वो सिग्नल के पास वाला इंसिडेंट और डांस प्रोग्राम
प्रोग्राम वाला इंसिडेंट हो गया, इसलिए आरती ने उस दिन अपने पापा से कह दिया कि लड़का तो अच्छा है, बस मैं थोड़ा उसे ऑब्जर्व करना चाहती हूँ। अब धीरे धीरे वो भी विक्रांत को चाहने लगी थी। लेकिन इसी बीच आरती के साथ ये सब हो गया और इसकी जिंदगी टूटकर बिखर गई। अब इस बीच विक्रांत की फ्रेंड विद्या विक्रांत को फोन करके कहती है कि हमारे बॉस की एक और कंपनी भी है जो एक ऑयल गैस कंपनी है, और मैं तुम्हें बता दूं कि इस कंपनी में मधु भी काम किया करती थी, इसलिए इसके बारे में जानने के लिए मैं उसके हॉस्पिटल गई, जहां मुझे मधु के कुछ बिलोंगिंग्स मिले और वहां से मुझे पता चला कि मरने से पहले मधु ने कोई चीज आरती को कुरियर की थी। अब ये सुनने के बाद विक्रांत शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, क्या आरती ऑलरेडी मधु को जानती थी? आखिर समीर की गर्लफ्रेंड मधु का आरती से क्या कनेक्शन हो सकता है? तो इस तरह से वो अब आरती के पास जाकर मधु के बारे में पूछता है, जिसके बाद आरती विक्रांत को जो हुआ वो सब बताने लगती है। अब विक्रांत को पता चलता है कि कॉलेज में मधु आरती की सीनियर थी और कुछ दिन पहले हुए गेट टुगेदर के लिए मधु ने आरती को अपने पास बुलाया था। तभी बातों ही बातों में मधु आरती को लेकर अपने चेयरमैन के पास गई थी, जहां चेयरमैन ने कहा कि मधु ने तुम्हारे बारे में काफी बार जिक्र किया था कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, इसलिए अगर तुम चाहो तो हमारी कंपनी में अच्छे ऑफर पर ज्वाइन हो सकती हो। लेकिन आरती इसके लिए मना कर देती है। उसके बाद मधु कई बार आरती को ज्वाइन करने के लिए फोर्स करती है, लेकिन आखिर में आरती भी मना करते करते थक जाती है और फिर एक दिन उसका नंबर ही ब्लॉक कर देती है। अब प्रेजेंट में आरती विक्रांत से पूछती है कि आप मधु के बारे में कैसे जानते हो? तो वो कहता है कि मधु अब इस दुनिया में नहीं है और उसने अपनी जान ले ली है, जिसे सुनकर आरती के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। विक्रांत कहता है कि उसने मरने से पहले तुम्हें एक कुरियर भी भेजा था, कहाँ है वो और क्या था उसमें? तो आरती कहती है कि मैंने उस रात के केस के बाद अपना मेल बॉक्स चेक ही नहीं किया। तो इस तरह से जब ये दोनों चेक करते हैं तो उसमें एक कुरियर होता है जिसके अंदर एक पेन ड्राइव होती है, जिसे विक्रांत फौरन रन करता है। इसमें मधु की एक वीडियो होती है, जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि मधु जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी का चेयरमैन मधु को अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है, जिसका नाम होता है वल्लभा। अब वल्लभा स्टेज पर आकर अपने स्टाफ को अच्छी सी स्पीच देता है और साथ ही मधु को बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब भी देता है। इसके बाद वल्लभा मधु को अपने एक क्लाइंट के पास जाकर उसको प्रेजेंटेशन देने को कहता है, ताकि उसके प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल सके। इस तरह जब मधु उस क्लाइंट के पास जाती है तो वो आदमी प्रेजेंटेशन के बीच में मधु को इधर उधर छूने लगता है, जिस वजह से वो वहाँ से निकल जाती है और फौरन वल्लभा को फोन करके इसके बारे में बताती है। लेकिन वल्लभा उससे कहता है कि अरे मधु, इतनी छोटी सी बात पर तुम वहाँ से चली क्यों आई? अगर वो अप्रूवल हमें नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसके साथ कोऑपरेट करो। ये सुनकर मधु शॉक हो जाती है, लेकिन अब भी जाने से इनकार कर देती है। पर इस बार वल्लभा उससे कहता है कि अगर तुमने मना किया तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे फादर कहाँ पर काम करते हैं और हो सकता है कि आज वो अपने घर पर ही ना वापस आए। इस तरह वो उसको इनडायरेक्टली धमकाने लगता है, जिसके बाद मजबूरन मधु को वहाँ जाना पड़ता है और आखिर में अपना सौदा करके प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिलवाना पड़ता है। अब अप्रूवल मिलने के बाद ऑफिस में सभी मधु की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मधु इस वक्त तक सदमे में होती है। फिर एक दिन वो वल्लभा से कहती है कि सर, मैं रेजिग्नेशन देना चाहती हूँ। लेकिन वल्लभा अब मधु को उस दिन की वीडियो दिखाने लगता है जब वो उस क्लाइंट के साथ थी, इसलिए मधु वो नौकरी भी नहीं छोड़ पाती। ऊपर से वल्लभा उसको अपने फार्म हाउस ले जाकर अपने दोस्तों के साथ भी एंजॉय करने लगता है और इसी बीच वो लोग उसकी वीडियो बनाते रहते हैं ताकि वो उनके चंगुल से ना निकल सके। इसके बाद धीरे धीरे वल्लभा अपने ऑफिस की बाकी लड़कियों को भी टारगेट करने लगता है, यानी उनको क्लाइंट्स के पास भेजता, प्रोजेक्ट अप्रूवल करवा लेता और फिर वीडियो बनाकर दोबारा ब्लैकमेल करता। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए एक भी लड़की इसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं देती। और फिर इसी बीच एक दिन वल्लभा की नजर अखबार में आरती पर पड़ती है, जो किसी दूसरी कंपनी में थी, और उसी की वजह से वल्लभा की कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिलने वाला होता है वो प्रोजेक्ट आरती की वजह से उसकी कंपनी को नहीं मिलता। अब उसको ये पता चलता है कि मधु तो आरती की ही फ्रेंड है, इसलिए वो मधु को फोर्स करता है कि किसी भी तरह आरती उसकी कंपनी में आ जाए। इसलिए अब मधु बार बार आरती को फोन करती है, लेकिन लकीली आरती बार बार मना कर देती है, जिसे देखकर मधु भी बहुत खुश होती है। इसके कुछ ही दिनों बाद आरती का वो डांस परफॉर्मेंस होता है, जहां वो चीफ गेस्ट एक जज होता है, जैसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तो अब वल्लभा और उसका फादर उस जज से कहते हैं कि सर, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में आप थोड़ा सोचिए और अगर आप उसे पास कर दें तो ये लड़की आपकी हो जाएगी। अब यही बात मधु आरती को बताने की कोशिश करती है, लेकिन आरती उसको इग्नोर कर देती है, ये सोचकर कि मधु वापस जॉब की बात करने आई होगी।
और ठीक इसी दिन मधु की टक्कर विक्रांत से हुई थी जब वो हार देने के लिए आरती के पास गया था। दूसरी तरफ समीर मधु के बर्ताव की वजह से उसका फोन हैक करता है, जहां उसे पता चलता है कि मधु को एक फेक नंबर से अजीब तरह के मैसेजेस आ रहे थे, जिसमें कुछ भी क्लियर नहीं लिखा था बल्कि एक कोडिंग लैंग्वेज लिखी थी। ये वल्लभा कोडिंग लैंग्वेज में बात करता था, वो भी फेक नंबर से, ताकि कोई लड़की कंप्लेंट भी करे तो वो पकड़ा ना जाए। जब समीर मधु से इसके बारे में पूछता है तो मधु उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसे समीर की जान की भी फिक्र थी। लेकिन जब समीर गुस्सा करता है तो डिप्रेशन में मधु खुद की जान ले लेती है। प्रेजेंट डे पर अब मधु के बारे में ये सुनकर आरती बहुत रोती है। अब यहीं पर हमें एक और बात पता चलती है कि विक्रांत की वो फ्रेंड विद्या भी एक ऑफिसर होती है, जिसे विक्रांत ने वल्लभा के ऑफिस में जॉब करने भेजा था। यानी जब ये चोरों के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो इसे इस कंपनी के बारे में एक छोटी सी लीड मिली थी। तो इसी बारे में और जानने के लिए विद्या को इस कंपनी में भेजा गया था। तो अब विद्या विक्रांत से कहती है कि बाकी कंपनियों को देखते हुए सभी लड़कियों की सैलरी इस कंपनी में ज्यादा जरूर है, लेकिन कोई लड़की खुश नहीं है, सभी का मूड खराब सा रहता है। असल में विद्या को उस कंपनी में भेजने का एक और रीजन होता है, और वो ये कि वल्लभा की एक और गैस कंपनी होती है। तो उस कंपनी के एक और फ्रॉड के बारे में आरती के फादर रामकृष्णा के पास काफी सबूत होते हैं। हालांकि वल्लभा का फादर काफी सारे ऑफिसर्स को खरीद लेता है, लेकिन रामकृष्णा अपने ईमान को नहीं बेचता। इसलिए विक्रांत को लगा था कि शायद इसी दुश्मनी की वजह से कहीं उस कंपनी के मालिक यानी वल्लभा ने उस रात हमला न करवाया हो। तो उस रात असल में वल्लभा और उसके फ्रेंड्स उसी केस की फाइल को हासिल करने रामकृष्णा के घर गए थे, लेकिन वहाँ पर उसको आरती भी नजर आ गई। इसलिए उसने अपने दोस्तों के साथ उसके साथ गलत काम किया। साथ ही उस वल्लभा को चोरी के केसेस के बारे में भी पता था, इसलिए वो उन्हीं चोरी के पैटर्न को फॉलो करता है ताकि पुलिस उन्हीं पर शक करे, और इत्तेफाकन असली चोर भी वहीं आते हैं, जिससे पुलिस सच में उन पर शक कर बैठती है। खैर, अब सब पता चलते ही विक्रांत विद्या को वल्लभा के केबिन में जाकर उसके लैपटॉप से सारे वीडियोस हासिल करने को कहता है, और विद्या समीर की मदद से वल्लभा का लैपटॉप हैक करवाकर सारी वीडियोस विक्रांत को भेज देती है। और फिर जैसे ही विद्या वहां से जाने वाली होती है, तभी अचानक वल्लभा उसके सामने आकर कहता है, क्या हम लॉन्ग ड्राइव पर चलें? इस बीच जब विक्रांत विद्या को फोन करने की कोशिश करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ हो चुका होता है। इसलिए अब वो समीर को बोलकर आसपास के सीसीटीवी कैमरों के जरिए उसका पता लगाने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चलता है कि अभी अभी वल्लभा विद्या को लेकर कहीं गया है। फिर हमें पता चलता है कि एक बार जब विक्रांत ने विद्या को एक गिफ्ट दिया था तो उसमें असल में एक जीपीएस ट्रैकर था, तो अब उसी के जरिए वो उसे ट्रैक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वल्लभा विद्या को अपने फार्म हाउस पर ले जाता है, और उसे पता लग चुका था कि विद्या ने उसके लैपटॉप को ओपन किया था। इसलिए अब वो पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी अचानक वल्लभा के फ्रेंड्स आकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं, लेकिन तब भी विद्या अपना मुंह नहीं खोलती। वहीं विक्रांत अपनी गन लेकर आरती के साथ वल्लभा के फार्म हाउस के लिए निकल पड़ता है। अब एट द सेम टाइम विद्या भी एक बंदे को चकमा देकर बाहर आती है, जिसके बाद विक्रांत एक एक करके सभी लोगों को मारता है। और फिर जब फाइनली वल्लभा की बारी आती है तो वो आरती के हाथ में गन थमा देता है ताकि वो अपना बदला ले सके। और इस तरह आरती उस हादसे को याद करके वल्लभा को गोलियों से भून देती है और आखिरकार अपने ट्रॉमा से बाहर आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि विक्रांत आरती को शादी के लिए कहता है, और वहीं दूसरे दिन वो डीआईजी सारा केस विक्रांत के हक में दिखाकर मीडिया वालों को सच बता देता है, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इस मूवी को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।